एक सवाल है जो जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या कोई ग्रह अपने तारे की मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है? या इससे भी ज्यादा अजीब, क्या एक मरे हुए तारे के मलबे से नए ग्रह बन सकते हैं? हाँ, ये सवाल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम पल्सर ग्रहों की अजीब और अविश्वसनीय दुनिया की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन खोजों के नाटकीय इतिहास के बारे में बताते हैं। और इसमें हुई एक बहुत बड़ी गलती का भी जिक्र है। और हाँ, इन ग्रहों की प्रकृति, कुछ तो कहते हैं कि हीरे के बने हो सकते हैं। तो पल्सर ग्रेड, इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, शायद हमें ये समझना चाहिए कि ये पल्सर आखिर है क्या। सही कहा, ये हमारे सूरज जैसे सामान्य तारे तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, जरा भी नहीं। पल्सर असल में न्यूट्रॉन तारे हैं। मतलब जब एक बहुत बड़ा तारा सुपरनोवा में फटता है तो उसका जो सुपर डेंस कोर बच जाता है ना, वो है पल्सर। और ये अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं ना? बहुत ज्यादा। एक स्रोत के मुताबिक अगर आप एक न्यूट्रॉन तारे से सिर्फ 1 चम्मच पदार्थ लें तो उसका वजन पृथ्वी पर करीब 1 अरब टन होगा। 1 अरब टन? सिर्फ 1 चम्मच में? ये तो सोचना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ घने ही नहीं है, ये घूमते भी हैं अविश्वसनीय रफ्तार से। कितनी तेज? कुछ तो 1 सेकंड में 700 से ज्यादा बार। अच्छा। मतलब आपके किचन के ब्लेंडर से भी कहीं ज्यादा तेज। गजब। और इसी तेज घुमाव के कारण वो अपने ध्रुवों से ऊर्जा की शक्तिशाली किरणें फेंकते हैं। जब ये किरणें घूमते हुए पृथ्वी की तरफ आती हैं तो हमें एक नियमित पल्स या सिग्नल मिलता है। अच्छा, जैसे किसी लाइट हाउस की रोशनी। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें पल्सर कहते हैं। तो फिर वैज्ञानिक इन ग्रहों को खोजते कैसे हैं? मतलब इन्हें सीधे तो देख नहीं सकते होंगे। बेहतरीन सवाल है। वो इन्हें देखते नहीं है, एक तरह से सुनते हैं। पल्सर की पल्स अविश्वसनीय रूप से नियमित होती हैं, एक ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह। ठीक है। तो वैज्ञानिक इन पल्स के आने के समय में बहुत छोटे बदलावों को मापते हैं, मिली सेकेंड के बदलाव। और अगर कोई ग्रह है तो उसका गुरुत्वाकर्षण पल्सर को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाता है और इस खिंचाव से पल्स के पृथ्वी तक पहुंचने के समय में एक पैटर्न बन जाता है। समझ गया। तो ये सब टाइमिंग का खेल है। हाँ। इसी के साथ चलिए 1991 में चलते हैं। ऐसा लगता है उस साल खगोल विज्ञान की दुनिया में एक तरह की रेस चल रही थी। हाँ, एक अनकही रेस। 2 अलग-अलग टीमों ने लगभग एक ही समय पर पल्सर के चारों ओर ग्रहों की खोज की घोषणा कर दी और पूरी वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। पहली टीम कौन थी? पहली टीम थी ब्रिटिश खगोल शास्त्री एंड्रू लाइन की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने PSR 182910 नाम के पल्सर के चारों ओर एक ग्रह ढूंढ लिया है। और दूसरी टीम? दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे पोलिश अमेरिकी खगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वोल्जियान। उन्होंने एक और पल्सर PSR 1257+12 के आसपास 2 और शायद 3 ग्रहों के होने का दावा किया। सोचिए जरा, उस समय तक सौर मंडल के बाहर एक भी ग्रह की पुष्टि नहीं हुई थी। और अचानक हमारे पास 2 अलग-अलग सिस्टम में ग्रहों के दावे थे, वो भी मरे हुए तारों के आसपास। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि इनमें से एक खोज इतिहास की सबसे जरूरी खोजों में से एक बन गई। और दूसरी एक बहुत बड़ी सार्वजनिक गलती साबित हुई। और ये गलती सामने कैसे आई, ये कहानी अपने आप में विज्ञान की ईमानदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। जनवरी 1992 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बड़ी बैठक थी और एंड्रू लाइन को अपनी खोज के बारे में मुख्य भाषण देना था। मतलब ये उनके करियर का सबसे बड़ा पल होने वाला था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले वो बस आखिरी बार अपना डेटा जांच रहे थे और उन्हें अपनी गणना में एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ मिली। क्या गड़बड़ थी? उन्हें एहसास हुआ कि जिस सिग्नल को वो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समझ रहे थे, वो असल में ग्रह था ही नहीं। वो तो बस पृथ्वी की अपनी कक्षा के थोड़े अंडाकार होने का असर था। उनके सॉफ्टवेयर ने उसे ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था। एक मिनट, तो वो पूरी वैज्ञानिक बिरादरी के सामने खड़े होने वाले थे और उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा दावा ही गलत है। हाँ। उन्होंने क्या किया? मैं तो सोच भी नहीं सकता उस दबाव को। उन्होंने वही किया जो एक सच्चे वैज्ञानिक को करना चाहिए। वो सैकड़ों वैज्ञानिकों के सामने मंच पर गए और अपनी खोज वापस ले ली। सबके सामने? सबके सामने। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि जिस ग्रह की उन्होंने घोषणा की थी वो मौजूद नहीं है। पूरा हॉल सन्न रह गया। और दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या थी? आलोचना हुई होगी। आलोचना के बजाय पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियां? हाँ, जोरदार तालियां।
वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। ये एक शक्तिशाली पल था जिसने दिखाया कि विज्ञान सबूतों पर चलता है, अहंकार पर नहीं। अविश्वसनीय। और ठीक उनके बाद वोल्जेन को अपनी खोज प्रस्तुत करनी थी। हाँ, अब उन पर दबाव और भी ज्यादा था। हर कोई उनके डेटा को और भी शक से देख रहा था। लेकिन उनके आंकड़े सही निकले। उनके आंकड़े ठोस थे। उन्होंने कई बार सब कुछ दोबारा जांचा था और इस तरह एक ही बैठक में एक खोज वापस ली गई और दूसरी की पुष्टि हुई। और PSR 1257+12 के ग्रह सौरमंडल के बाहर खोजे गए पहले पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट्स बन गए। क्या नाटकीय मोड़ है। तो चलिए इन अजीब दुनियाओं की सैर करते हैं। आज तक लगभग 20 प्रस्तावित पल्सर ग्रहों में से सिर्फ 6 की ही पुष्टि हुई है। हाँ, और शुरुआत उसी सिस्टम से करते हैं जिसकी पुष्टि वोल्जेन ने की थी, PSR B1257+12, जिसे अब आधिकारिक तौर पर लिच के नाम से जाना जाता है। लिच, ये नाम तो थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लिच पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली मरे हुए जादूगर को कहते हैं। इस मरे हुए तारे के लिए काफी सही नाम है ना? बिल्कुल। और इसके ग्रहों के नाम भी उतने ही अजीब हैं जो उनके हिंसक माहौल को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे कि पहला ग्रह है ड्रॉगर। ये नॉर्स माइथोलॉजी में एक मरे हुए प्राणी का नाम है। ये बहुत छोटा है, हमारे चांद के वजन का सिर्फ 2 गुना। ओह, तो ये आज भी खोजे गए सबसे छोटे एक्सोप्लैनेट्स में से एक होगा। हाँ, फिर आते हैं पोल्टरगाइस्ट और फोबेटर, एक शोर मचाने वाली आत्मा, और दूसरा बुरे सपनों का ग्रीक देवता। ये नाम ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं। हाँ, ये कैसे ग्रह हैं? ये दोनों सुपर अर्थ हैं। सुपर अर्थ, इसका क्या मतलब है? सुपर अर्थ ऐसे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी से ज्यादा भारी लेकिन नेपच्यून जैसे गैस ग्रहों से हल्के होते हैं। माना जाता है कि ये चट्टानी ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी की तरह, बस आकार में बड़े हैं। तो एक मरे हुए तारे के चारों ओर एक छोटा चांद जैसा ग्रह और 2 बड़ी चट्टानी दुनियाएं, वाकई एक अजीब परिवार है। और ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसे ग्रह के बारे में भी मैंने पढ़ा है जो अविश्वसनीय रूप से पुराना है। आप PSR B162026b की बात कर रहे हैं, जिसे मेथुसेला भी कहते हैं? बिल्कुल, बाइबल के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के नाम पर। ये एक विशाल गैस ग्रह है, बृहस्पति से भी लगभग 2.5 गुना ज्यादा भारी। और इसकी उम्र लगभग 12.5 अरब साल। मतलब ये ब्रह्मांड के बनने के सिर्फ 1 अरब साल बाद ही बन गया था। ये अब तक खोजे गए सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। और ये 2 तारों की परिक्रमा करता है, सही कहा? हाँ, और दोनों ही मरे हुए तारे हैं, एक पल्सर और एक सफेद बौना यानी व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो कुछ और है ना? हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रह शायद इन तारों के आसपास बना ही नहीं था। मतलब? ऐसा माना जाता है कि ये कहीं और बना था और बाद में इस दोहरे तारे वाले सिस्टम के गुरुत्वाकर्षण ने इसे पकड़ लिया। तो ये एक तरह से एक गोद लिया हुआ पल्सर ग्रह है। ठीक है, अब उन ग्रहों की बात करते हैं जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकले लगते हैं। हमारे स्रोतों में 2 ऐसी चीजों का जिक्र है जो शायद ग्रह हैं ही नहीं। आप हीरा ग्रहों की बात कर रहे हैं? हाँ, पहला है PSR J1719-1438b। ये बृहस्पति के आकार का है, लेकिन ये अपने पल्सर की परिक्रमा सिर्फ 2.2 घंटे में पूरी कर लेता है। 2.2 घंटे में एक पूरा साल? ये कैसे मुमकिन है? ये तो अपने तारे से लगभग चिपका हुआ होगा। बिल्कुल, ये इतना करीब है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कभी एक सामान्य तारा हुआ करता था। पल्सर के गुरुत्वाकर्षण ने उसकी बाहरी परतें खींच लीं। और अब जो बचा है वो उस तारे का सिर्फ घना कोर है। तो ये आधा ग्रह है और आधा तारे का अवशेष। और हीरे वाली बात का क्या? यहीं पर ये दिमाग चकरा देता है। ये कोर ज्यादातर कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और ये एक पल्सर के पास अविश्वसनीय दबाव में है। तो जब आप कार्बन पर इतना ज्यादा दबाव डालते हैं तो क्या बनता है? रुकिए, आप ये तो नहीं कह रहे कि ये एक हीरा है? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभवतः एक ग्रह के आकार का हीरा है, एक विशाल क्रिस्टलीकृत कार्बन का गोला। एक पूरा ग्रह जो हीरे का बना हो, क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब हम किस तरह के हीरे की बात कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। हम किसी गहने वाले हीरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी खगोलीय वस्तु की बात कर रहे हैं जो मूल रूप से क्रिस्टल या कार्बन से बनी है, लेकिन भौतिकी के नियम यही बताते हैं। कमाल है। और ये अकेला नहीं है, एक और ऑब्जेक्ट है PSR J23222D2650b, जो शायद एक और हीरा ग्रह है।
ये चीजें दिखाती हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह की परिभाषा कितनी लचीली हो सकती है। तो आज हमने पल्सर ग्रहों की खोज की नाटकीय कहानी से लेकर ब्रह्मांड के कुछ सबसे अजीब पिंडों तक का सफर तय किया। ये कहानी हमें दो बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहले तो ये कि विज्ञान एक आत्म सुधार की प्रक्रिया है। इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन अंत में सबूत और ईमानदारी हमेशा अहंकार पर जीतते हैं। एंड्रू लाइन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। जब हम सोच रहे थे कि ग्रह केवल हमारे सूरज जैसे शांत तारों के पास ही मिल सकते हैं, तभी ब्रह्मांड ने हमें मरे हुए हिंसक तारों के चारों ओर पूरी की पूरी दुनियाएं दिखा दी। बिल्कुल। इन खोजों ने एक्सोप्लैनेट खगोल विज्ञान के लिए नए रास्ते खोले और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि ग्रह कहाँ और कैसे बन सकते हैं और क्या-क्या छिपा हो सकता है। आप किस ओर इशारा कर रही हैं? हमारे कुछ स्रोतों में एक और असंभव चीज का सिद्धांत है, ये कि ब्रह्मांड की शुरुआत में बने छोटे आदिम ब्लैक होल आज भी मौजूद हो सकते हैं और कभी-कभी तारों के अंदर फंस सकते हैं। एक तारे के अंदर एक ब्लैक होल? हाँ, सिद्धांत ये है कि ये ब्लैक होल धीरे धीरे तारे को अंदर से खाता रहेगा। इन हॉकिंग स्टार्स को सामान्य तारों की तुलना में थोड़ा ठंडा दिखना चाहिए। और क्या हम ऐसे तारे मिले हैं? दिलचस्प बात यह है कि खगोलविदों ने ऐसे लगभग 500 असामान्य रूप से ठंडे लाल विशाल तारे खोजे हैं जो इस प्रोफाइल में फिट हो सकते हैं। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर यह एक रोमांचक संभावना है। तो यहाँ सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार है, क्या हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसे और भी असंभव ऑब्जेक्ट्स छुपे हैं जो बस सही अवलोकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले पल्सर ग्रह कर रहे थे?